अमृत से अगर ए को हटा दो तो मृत काल बचता है। और बीजेपी का एक राजनीतिक चरित्र है, दोहरा चरित्र है, द्विकंटक नीति है। बीजेपी की राजनीति साम दाम दंड भेद छल कपट मर्म भेद के आधार पर चलती है। राजनीतिकरण करके, राजनीति का अपराधीकरण करके और अपराधियों का भगवाकरण करके देश में एक आतंक की राजनीति हो रही है। और इसे बचाने के लिए एक स्वर्ण मानसिकता को, स्वर्णवाद को, जातिवाद को बढ़ावा देने के लिए ये कार्य जो किए गए हैं, एक सुनियोजित राजनीति। आज देश में संवैधानिक व्यवस्था को पंगु बनाने के लिए राजनीतिक गुलाम संवैधानिक पदों पर भेजे गए हैं, बैठे गए हैं। और जो संवैधानिक पद प्रतिनिधित्व, जो इसे हम आरक्षण कहते हैं, आरक्षित पद किए गए हैं विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में, उन पर आज जनसंख्या की गणना ना करके जातिवाद उनको हड़पा जा रहा है। एमपी में एक घटना सामने आई है। एक आदिवासी व्यक्ति पर एक भाजपा नेता पेशाब करता हुआ नजर आ रहा है। उस वीडियो को जिस तरह से ट्रेंड कराया जा रहा है और लगातार वो सुर्खियों में बनी हुई है, उसको लेकर भाजपा का जो है एक दलित विरोधी चेहरा भी सामने आ गया है। लोग यहाँ तक कह रहे हैं कि अमृत काल में दलितों की स्थिति क्या यही है। कई राजनीतिक बड़े नेताओं ने भी उसको लेकर ट्वीट किया है। पूरे माजरे को आप कैसे देखते हैं और क्या वाकई अमृतकाल की यही एक तस्वीर है, ऐसा आपको लगता है? अमृत से अगर ए को हटा दो तो मृत काल बचता है। और बीजेपी का एक राजनीतिक चरित्र है, दोहरा चरित्र है, द्विकंटक नीति है। बीजेपी की राजनीति साम दाम दंड भेद छल कपट मर्म भेद के आधार पर चलती है। बांटो और राज करो की नीति पर चलती है। कर्म से हीन और धर्म से दीन बनाकर जाति, धर्म और ऊंच नीच के आधार पर वर्गीय विभाजन करके उसका अपना एक एजेंडा चलता है। नफरत का व्यापार चलता है और उस नफरत के व्यापार में, नफरत की राजनीति के आधार पर बीजेपी अपने आप को ऊपर लेके चलती है। आज बीजेपी की राजनीति हाशिए पर जा रही है। देशवासी अब खुद निर्णय ले रहे हैं। बीजेपी को कुल 33-34% वोट जो मिला वो भी 40 पार्टी के गठबंधन को मिला। आज विपक्ष के बिखराव और चुनाव आयोग की अक्रियता और संवैधानिक चुनाव व्यवस्था ना कराने के कारण, संवैधानिक पदों पर राजनीतिक गुलाम बैठे होने के कारण बीजेपी अपने आप को बचाए हुए है। अच्छा, बीजेपी के बीजेपी ने सीबीआई, ईडी के माध्यम से जो विपक्ष को बिखराव किया है, विपक्ष को डराकर, टेरराइज करके जो इन वोटों को छोटे छोटे धड़ों में बांटकर अपने आप को जीता। परंतु आज जो काल चल रहा है, आम आदमी बीजेपी की राजनीति से कि किस तरह से संवैधानिक अधिकारों को हड़पने के लिए कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका का राजनीतिकरण बीजेपी कर रही है। संवैधानिक पदों पर अपने राजनीतिक गुलामों को बिठा रही है और शासन और प्रशासन का किस तरह से, एक तरह से ये लगा कि शासन प्रशासन में राजनीतिकरण करके, राजनीति का अपराधीकरण करके और अपराधियों का भगवाकरण करके देश में एक आतंक की राजनीति हो रही है। और इसे बचाने के लिए एक स्वर्ण मानसिकता को, स्वर्णवाद को, जातिवाद को बढ़ावा देने के लिए ये कार्य जो किए गए हैं, एक सुनियोजित राजनीति है। उस सुनियोजित राजनीति के माध्यम से ही पहले महामहिम राष्ट्रपति महोदय हुए, उनको रामनाथ कोविंद जी, उनको मंदिर में नहीं जाने दिया गया। अभी हमारी महामहिम राष्ट्रपति महोदय हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उनको मंदिर में नहीं जाने दिया गया। तो ये क्या है? एक देश का संप्रभु जिसका चुनाव पूरा देश करता है, वो नहीं जा पा रहा, वो मंदिर में नहीं जा पा रहा, कहीं भी नहीं जा पा रहा। तो कैसा संप्रभु की शक्तियां हैं? जिसके पास सर्वोच्च संवैधानिक शक्तियां हैं। और एक जिसको हम प्रधानमंत्री जी कहते हैं या माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं, इसका चुनाव देश नहीं करता, प्रदेश नहीं करता। सिर्फ प्रदेशवासी या देशवासी एक एमपी का चुनाव करते हैं, एक विधायक का चुनाव करते हैं। ऐसा व्यक्ति अपनी राजनीति को चला रहा है। उस क्या है? एक खुला जातिवाद है। शारीरिक, मानसिक और आर्थिक जो गुलामी, जो थोपने का जो कार्य है, ये हमें या देश के आदिवासियों को, जिनके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षणिक अधिकार छीने गए थे और उन्हें वंचित करने के लिए, उनको टेरराइज करने की ये एक नीति का हिस्सा है, सुनियोजित नीति का हिस्सा है। आज भी बीजेपी के अंदर
या पूरे शासन प्रशासन में या विधायिका कार्यपालिका और न्यायपालिका में आज भी मानसिक नफरत को पाले हुए बैठे हैं, जबकि संविधान द्वारा विशेष वर्गों के लिए जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा या अधिकारों से वंचित समाज है, उनके लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं, उनकी सुरक्षा के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। वकील साहब, मैं एक बात पर आपको रोकूंगा कि क्या आपको नहीं लगता कि 21% जो है वो पॉपुलेशन एमपी के अंदर है आदिवासी समाज की, तो क्या उनको इतनी हिस्सेदारी या यूँ कहें कि जो न्यायिक क्षेत्र से लेकर प्रशासनिक क्षेत्र में उनको इतने अधिकार मिल पाए हैं? 21% भागीदारी वाकई है उनकी कहीं ना कहीं उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए? आज उनका प्रतिनिधित्व नहीं है, संवैधानिक प्रतिनिधित्व नहीं है, सिर्फ और ना ही शासनिक प्रतिनिधित्व है, ना ही प्रशासन में प्रतिनिधित्व है। सिर्फ राजनीतिक गुलामों को प्रतिनिधि के नाम पर राजनीतिक पद जरूर दिए गए हैं, और उन्हें भी समय समय पर उनको सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक और शैक्षणिक रूप से उनकी स्थिति परिस्थिति अखबारों में छपती रही है कि किस तरह से द्विकंटक नीति के माध्यम से उनके साथ दोहरे मापदंड अपनाए जाते हैं। भेदभाव पूरी तरह से दिखाई देता है। जहां महामहिम राष्ट्रपति महोदय रामनाथ कोविंद जी रहे हों या द्रौपदी मुर्मू जी रहे हों या बीजेपी आरएसएस से जुड़े हुए प्रवक्ता तरुण विजय जी रहे हों, उत्तराखंड में आए थे, उनका सिर फोड़ दिया गया था, किसी ने कुछ नहीं कहा। तो क्या इस तरह की जो घटनाएं होती हैं तब न्याय की उम्मीद ना के बराबर रह जाती है? तो क्या लगता नहीं आपको कि फिर जिस तरह से ये घटना हुई है प्रेरित करती है उन स्वर्ण मानसिकता के लोगों को जिस तरह की ये घटना हुई है करने के लिए, क्योंकि इंसाफ से कहीं ना कहीं वंचित रह जाता है एक दलित तबका। दलित अर्थात जिनका दलन और दमन किया जाता है, जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षणिक रूप से वंचित हैं और पिछड़े हैं, उनकी राजनीति करने वाले, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या बसपा हो या आज़ाद समाज पार्टी हो या और अन्य रालोद वगैरह जो भी पार्टियां रही हों, वो भी वहां तक नहीं पहुंच पाती। उनके नेतृत्व में भी या तो अक्षमता है या उन पर कहने की मादा नहीं है कि आज देश में संवैधानिक व्यवस्था को पंगु बनाने के लिए राजनीतिक गुलाम संवैधानिक पदों पर भेजे गए हैं, बैठे गए हैं। और जो संवैधानिक पद प्रतिनिधित्व, जो इसे हम आरक्षण कहते हैं, आरक्षित पद किए गए हैं विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में, उन पर आज जनसंख्या की गणना ना करके जातिवार उनको हड़पा जा रहा है। उनके जो संवैधानिक निकायों में, चाहे ग्राम पंचायत हो चाहे नगर निकाय हो, वो हड़पे जा रहे हैं। और जहाँ सीधे प्रशासनिक पदों पर जहाँ आईएएस की नियुक्ति होती थी, एक विधिक प्रक्रिया का पालन करके होती है, लेटरल एंट्री के माध्यम से वहाँ पर नियुक्तियाँ की जा रही हैं। न्यायपालिका में जो नियुक्तियाँ होती हैं जजों की, वहाँ पे भी सीधी नियुक्तियाँ हो रही हैं बगैर किसी योग्यता परीक्षा के, जबकि पीछे आया था कि जितने जज थे बैठे थे उसमें वो सारे के सारे योग्यता परीक्षा में फेल हो गए। अब इस कथित बीजेपी नेता के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? क्या बिल्डोजर उसके घर तक पहुँचेगा इस घटना के बाद? क्या आपको लगता है? मेन चीज़ है मुद्दा विहीन राजनीति करने की, या देश के जो आदिवासी हैं या पिछड़े समाज के लोग हैं या अनुसूचित जाति के लोग हैं उनको मुद्दा विहीन करना, उनको टेरराइज करना। और जो बसपा हो या सपा हो या और अन्य पार्टियां हो, ये बड़ी पार्टियां हैं, ये भी के नाम इन चीज़ों पर चुप्पी साध लेती हैं। वो वोट की राजनीति है। लेकिन बसपा प्रमुख मायावती ने तो ट्वीट किया है इस घटना को लेकर। ट्वीट की राजनीति से कुछ नहीं होने वाला। बसपा के पास जितना जनाधार है, जितना आधार है, अगर एक बार अपने कार्यालयों पर भी, पूरे देश में कार्यालयों पर अपना वो कर दें, मासिक रूप से या तिमाही या छमाही रूप से अपने सम्मेलनों के माध्यम से आवाज़ बुलंद करें, संवैधानिक पद प्रतिनिधित्व अधिकारों की बात करें, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक और शैक्षणिक अधिकारों को सुनिश्चित करने की बात करें, तो आज की स्थिति और परिस्थितियाँ ये नहीं होती। देश में जो जनजागरण काल था, जो संवैधानिक जनजागृति का काल था, मानवीय अधिकारों की जनजागृति का काल था, संवैधानिक प्रतिनिधित्व की बात थी, जो सामाजिक रूप से जागृति की और सक्षम सुदृढ़ीकरण की बात थी, आर्थिक उन्नति की बात थी और शारीरिक, मानसिक और आर्थिक गुलामी को दूर करने की बात थी, वो आज स्थिति इस तरह से नहीं होती। आज देश को आतंकित किया जा रहा है, जहाँ जातिवाद है, ये आतंकवाद के रूप में निश्चित होना चाहिए, कानून के रूप में इसको लागू किया जाना चाहिए। जहाँ धर्म के आधार पर राजनीति की जाती है और धर्म के नाम पर और जाति के नाम पर राजनीति की जाती है, और उसका सबसे बड़ा दुष्परिणाम क्या होता है कि जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं उनको दंगों की भीड़ चढ़ा दिया जाता है, सांप्रदायिक दंगों की भीड़ चढ़ा दिया जाता है, और उनके सामाजिक अधिकार खत्म, सामाजिक रूप से कमजोर हो गए, आर्थिक प्रतिष्ठान खत्म, उनके आर्थिक अधिकार छीन लिए, राजनीतिक रूप से वो डर जाते हैं। सिर्फ गुलामों को प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है, बीजेपी में कोई आवाज़ नहीं उठा पाता। अब नरोत्तम मिश्रा हैं, वहाँ गृह मंत्री हैं मध्य प्रदेश के,
उनको विपक्ष ने जब उनसे पूछा कि अब क्या बिल्डोजर आरोपियों के घर तक पहुंचेगा, क्योंकि सहजातीय जो अपराधी हैं वो सहजातीय हैं नरोत्तम मिश्रा के, तो उन्होंने सीधा कहा है कि विपक्ष हमें ये नहीं बताएगा कि हमें किसके घर बिल्डोजर भेजना है किसके नहीं। तो क्या लगता है कि अपनी जो यानी सवर्ण जाति के जब आरोपी होते हैं तो उनको उनसे बिल्डोजर को दूर रखा जाता है, और जब किसी एक विशेष धर्म के आरोपी होते हैं तो उनके घर बिल्डोजर पहुंचा दिया जाता है समय से पहले। बीजेपी का चरित्र ही संवैधानिक नहीं है। बीजेपी का जो चरित्र है वो असंवैधानिक है। वो जाति धर्म के ऊपर भेदभावपूर्ण पूरी तरह से गैर बराबरी का वो चीज़ करता है। देश और प्रदेश की जनता ने विपक्ष का चुनाव नहीं किया, उन्होंने अपने प्रतिनिधि का चुनाव किया, उन्होंने भी अपने विधायिका के प्रतिनिधियों का चुनाव किया, चाहे वो एमएलए हो या एमपी हो। सिर्फ सदन में बहुमत दल का नेता ही तो राजनीति करेगा, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि जो अन्य हैं सदस्य हैं, जो विधायिका के सदस्य हैं, उनकी बातों को अमान्य बहुमत के आधार पर उनके विचारों को, संवैधानिक विचारों को कुचल दिया जाएगा। तो ये संवैधानिक दुष्चरित्र के लोग हैं, संवैधानिक दुर्भावना इनके मन में पाली बैठी है, और तरह तरह से संविधान को ख़त्म करने के लिए इनका अपना एक दोहरा चरित्र हमेशा रहता है, इनकी कथनी और करनी में हमेशा से फर्क रहता है। और आपने देखा होगा कि बीजेपी के आने पर किस तरह से न्यायपालिका के माध्यम से SC/ST का जो एक्ट है उस पर लगातार प्रहार किए जा रहे हैं। उनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की जाती, उनकी संपत्तियों पर कब्जे किए जा रहे हैं, और उनकी संपत्ति पर कब्जे की रिपोर्ट दर्ज नहीं की जाती। पुलिस प्रशासन ये लिख के भेज देता है कि सिविल प्रकृति का है, जबकि टॉर्ट एक्ट में ये चीज़ है कि जो अपराध हुआ है उसकी रिपोर्ट दर्ज होनी चाहिए, और जो सिविल नेचर का जो क्षतिपूर्ति हुई है उसकी सिविल रूप से, सिविल नागरिक अधिकारों के रूप में क्षतिपूर्ति होनी चाहिए। परंतु ना तो थानों में रिपोर्ट दर्ज की जाती, जबकि एवरी कंप्लेंट शुड बी रजिस्टर्ड अरेस्टिंग आफ्टर देन इन्वेस्टिगेशन, और ना ही न्यायालय में उनकी रिपोर्ट दर्ज की जाती है। 156(3) में रिपोर्ट मंगाई जाती है, और रिपोर्ट मंगा के भी समीक्षा रिपोर्ट मंगाई जाती है, जबकि एक्ट में स्पष्ट प्रावधान है कि रिपोर्ट दर्ज होनी चाहिए। हाई कोर्ट और न्याय महासे भी उन्हें कोई लाभ नहीं मिलता। इसका दुष्परिणाम ये है कि खुलेआम अनुसूचित जाति, जनजाति या दलित समाज या आदिवासी समाजों के ऊपर अत्याचार खुलेआम होते हैं, उन पर इस तरह से सार्वजनिक रूप से वीडियो बनाकर डाली जाती है, और संवैधानिक पदों पर बैठे हुए राजनीतिक गुलाम चुप्पी साधे हुए हैं। इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है, जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।